Hey everyone, welcome back to my channel again. Financial management topic का this is video number 3 जिसमें हम discuss करेंगे about the dividend decision, factors affecting dividend decisions and what is the importance. अगर आपने पहले की videos नहीं देखे तो please have a look on first 2 parts of the video. उसके बाद आपको ये third वाला समझ में आएगा. Alright, so let's move on and let's start the topic. सबसे पहले we are having dividend decision कि what is the meaning of dividend decision और उसमें हम क्या करते हैं and what are the factors that affect. First thing is dividend is that portion of profit which is distributed to the shareholder. अच्छा आप सबने सुना होगा कि जो अगर हमारे क्रेडिटर्स होते हैं तो हम उनको इंटरेस्ट देते हैं, लैंड होता है तो लैंड को हम रेंट देते हैं, लेबर है तो लेबर को हम वेजेस देते हैं, कैपिटल है तो कैपिटल पे अगेन इंटरेस्ट देते हैं, एंटरप्रेन्योर को हम प्रॉफिट देते हैं. इन द सेम वे अगर शेयर होल्डर्स है, वी आर हैविंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, तो शेयर होल्डर्स को हम जो पोर्शन या जो रिटर्न देते हैं उसको हम कहते हैं डिविडेंड. ठीक है, तो प्रॉफिट का वो वाला हिस्सा जो हम अपने शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न दे रहे हैं उसको हम कहते हैं डिविडेंड. क्योंकि शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी के शेयर्स को खरीद चुके होते हैं और वो हमारी कंपनी के शेयर को होल्ड कर रहे हैं, तो उनको फायदा क्या हो रहा है, क्योंकि कोई अपना फायदा देखने के बाद ही काम करता है. तो हमारी कंपनी के शेयर्स को खरीदे हैं तो क्या सोच के खरीदा है, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड इट. तो मोटिव हो सकता है कि उनको डिविडेंड मिलेगा. तो अगेन डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो हम शेयर होल्डर्स को देते हैं. Second point is the decision involved here is how much of the profit earned by the company is to be distributed to the shareholders and how much it should be retained in the business. इसका मतलब ये है कि हम इसमें ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी ने कितने पैसे कमाए आफ्टर पेइंग टैक्स. ठीक है, सारे खर्चे में हम इंक्लूजन करते हैं टैक्सेस का, कि टैक्स को देने के बाद कंपनी के पास अब कितना पैसा बचा. अब कितना पैसा बचा उसका असेसमेंट, और उसके बाद उसमें से हमको कितना 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 डिस्ट्रीब्यूट करना है टू द शेयर होल्डर्स. और उसके बाद भी अगर पैसे बच रहे हैं तो उनको किस तरह से अपने पास रिटेन करना है, मतलब अपने पास बचा के रखना है कि फ्यूचर में कभी अगर नीड हो तो हम उसमें से खर्च कर सकते हैं. ठीक है, तो डिविडेंड डिसीजन में हम ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी ने किस तरह से पैसे कमाए हैं और उस पैसे को आफ्टर पेइंग टैक्सेस देने के बाद जो पैसे बच रहे हैं उसको हम किस तरह से शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसके बाद अगर पैसे हैं तो उसको किस तरह से रिटेन किया जा रहा है बिजनेस में, विच इज कंसर्न विथ द डिविडेंड डिसीजन. Third one is while the dividend constitutes the current income reinvestment as retained earning increases the firm's future earning capacity. मतलब कि डिविडेंड अगर हमारी कंपनी में अच्छा डिविडेंड दिया जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि कंपनी की करंट इनकम अच्छी है. ठीक है, कंपनी की डिविडेंड से हमको क्या पता चलता है कि कंपनी की इनकम अच्छी है. ऑन द अदर हैंड अगर हम रिटेन कर रहे हैं, रिटेन्ड अर्निंग अगर कर रहे हैं तो रिटेन अर्निंग हमारा क्या इंक्रीज करता है, फर्म की फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी. रिटेन अर्निंग मतलब हमारे पास प्रॉफिट इतना ज़्यादा हुआ कि हमने अपने सारे डिविडेंड वगैरह और सारे खर्चे वर्चे करने के बाद भी हमारे पास इतने पैसे बच रहे हैं कि हम उसको रिटेन कर रहे हैं, मतलब अपने पास बचा बचा के रख रहे हैं और उसको फ्यूचर यूज़ करेंगे. तो मतलब कि फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड बाय द मीन्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग. देन कम्स factors affecting dividend decisions. First one is amount of earnings. मतलब कि dividend क्योंकि earnings के ऊपर डिपेंड करता है. अगर इनकम है, ठीक है, अगर अर्निंग हुई है तो हम उसको अच्छे से आराम से बहुत ही सरल तरीके से डिविडेंड दे सकते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सेकेंड पॉइंट इज अर्निंग होना तो ठीक है, लेकिन अगर स्टेबल अर्निंग्स हो रही हैं तब तो फ़ायदा है. कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ एक साल हमको अर्निंग हुई और हमने वो डिविडेंड उठा के बांट दिया और अगले साल हमको कोई अर्निंग ही नहीं हुई. अगर अर्निंग स्टेबिलिटी के साथ है, ठीक है, स्टेबल अर्निंग है तो डिविडेंड देना चाहिए. अगर अनस्टेबल अर्निंग है तो डिविडेंड हमेशा कम देना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं पता कि अगले साल हमको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा. ठीक है, देन कम स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स. अब कुछ कंपनी ऐसी होती है जो फॉलो करती हैं डिविडेंड पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है. मतलब कि इंक्रीज तब होता है आपका डिविडेंड, या आपका डिविडेंड तब आपको ज़्यादा दिया जाएगा जब कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी गॉन अप होगी. ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी, नॉट ओनली अर्निंग.
मतलब सिर्फ फ़ायदा नहीं देखना, उसकी अर्निंग कैपेसिटी देखनी है, उसका अर्निंग पोटेंशियल देखना है कि वो आगे जाके कमा सकती है कि नहीं कमा सकती। अगर सिर्फ इस साल कमा रही है तो मतलब उसकी अर्निंग कैपेसिटी नहीं है। अगर वो इतने सालों से कमा रही है तो मतलब कि अगर इस साल अगर कम कमाया तो अगले साल हम कमा सकते हैं क्योंकि हमारी कैपेसिटी है, और तभी जाकर डिविडेंड आपका स्टेबल हो पाएगा। देन कम्स ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। इसका मतलब ये है कि वो कंपनीज जिनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, मतलब कि वो ग्रो कर सकती हैं, उस केस में कंपनी के जो डिविडेंड रहते हैं वो जो है वो स्मॉल अमाउंट में रहते हैं। और ऑन द अदर हैंड अगर नॉन ग्रोथ कंपनी है तो डिविडेंड ज़्यादा दे देगी आपको। तो ग्रोथ को ध्यान में रख के डिविडेंड देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस साल अगर फ़ायदा हो गया तो हम उसके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। हम पहले अपनी ग्रोथ कैपेसिटी और अपनी अर्निंग कैपेसिटी देखते हैं, उसके बाद ही हमको डिविडेंड डिसाइड करना होता है। बिकॉज डिविडेंड हमारे ऊपर कोई कंपल्शन नहीं होता कि डिविडेंड तो आपको देना ही देना है। डिविडेंड thoroughly depends upon the discretion कि हमको डिविडेंड देना है कि नहीं देना, वो कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। देन इट इज़ कैश फ्लो पोजीशन, मतलब कि अगर हम किसी को डिविडेंड दे रहे हैं, मतलब अपने अपने पास से पैसे दे रहे हैं, जब हम अपने पास से पैसे देंगे तो हमारे पास से कैश का आउटफ्लो होगा। जब कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो मतलब कि कंपनी के पास से पैसे जा रहे हैं। कंपनी कमा तो रही है लेकिन उसके पास से जो कैश है वो चला जाएगा, और हमारे पास इनफ कैश होना इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। और अगर हमारे पास इनफ कैश नहीं है तो हम डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं करेंगे। ऑलराइट, देन कम्स शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। इसका मतलब ये है कि हम जब भी डिविडेंड के बारे में डिसाइड करें तो हम ये डिसाइड करते हैं कि किसको कितना देना है। प्रेफरेंस शेयर को तो सबसे पहले डिविडेंड दिया जाता है, उसके बाद जाकर हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में सोचते हैं। तो मतलब कि शेयर होल्डर्स अगर ये चाह रहे हैं कि हमको हर महीने कुछ ना कुछ डिविडेंड मिलता रहे तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो खुद बोल रहे हैं कि हमको अभी नहीं चाहिए, हमको बाद में चाहिए, मतलब क्यूमुलेटिव है, तो क्यूमुलेटिव भी कर सकते हैं। ठीक है, थॉरली डिपेंड्स अपॉन द शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, क्योंकि अगेन हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है डिविडेंड देने की। देन इट इज़ टैक्सेशन पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमको प्रॉफिट हुआ, जो भी हमको फ़ायदा हुआ, उसका हम डिविडेंड दे दें। ओके, आई वॉज ट्राइंग टू मेक इट डी। जो भी हमको फ़ायदा हुआ उसका हम डिविडेंड दे दें, या फिर हम क्या कर लें, उसको रिटेन कर लें, मतलब रिटेन अर्निंग कर लें, फ्यूचर में काम आएगा। ठीक है, अगर हमने सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि डिविडेंड दे देते हैं, ठीक है, डिविडेंड दे देते हैं, मतलब हमने डिविडेंड देना प्रेफर किया, लेकिन अगर डिविडेंड देने के बाद हमारे ऊपर टैक्स ज़्यादा लग रहा है, इन दैट केस हम क्या प्रेफर करेंगे कि नहीं नहीं, डिविडेंड कम करेंगे, हम अपने पास रिटेन अर्निंग ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हमको लगता है कि डिविडेंड देने से हमारे ऊपर टैक्स कम लग रहा है तो हम वो चीज़ कर लेंगे। तो हम अपनी जो डिविडेंड की जो पॉलिसी है वो कभी कभी टैक्सेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। देन कम स्टॉक मार्केट रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे जो डिविडेंड है, डिविडेंड में अगर डिक्रीज हो रहा है, मतलब डिविडेंड अगर हमारे पास जो हमको देना है वो हम कम कम दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं दे रहे। अगर कम देंगे डिविडेंड तो ऑटोमेटिकली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इन द शेयर प्राइसेस। लोगों को लगेगा अरे ये तो डिविडेंड ही नहीं देते, मतलब कि रिटर्न ही नहीं मिल रहा इनकी कंपनी से, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड अगर हमको पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना है तो हमको कहीं ना कहीं उनको डिविडेंड, एक स्टेबल अमाउंट ऑफ डिविडेंड या एक स्टेबल तरीके से डिविडेंड देना पड़ेगा, क्योंकि अगेन इक्विटी शेयर तो इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनको हम ओनर भी कहते हैं और वो हमारी कंपनी के इंटरनल अफेयर में इंटरफेरेंस भी कर सकते हैं। देन कम्स एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। इसका मतलब ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उन सब का अच्छा खासा जो इंटरफेरेंस होता है या उनका जो अच्छा खासा एक्सेस होता है वो कैपिटल मार्केट में होता है। और कंपनीज हाई, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है हाई प्रॉफिट्स कमाती हैं, वो अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड देती हैं एज़ कम्पेयर टू द स्मॉलर कंपनी, क्योंकि उनका उतना कैपिटल मार्केट में एक्सेस नहीं होता। देन कम्स लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स। इसका मतलब ये है कि हमको एज पर कंपनीज एक्ट
हमको चलना पड़ेगा, और अगर हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगी है कि डिविडेंड इस तरीके से देना है या इस तरीके से नहीं देना, वो सारी चीज़ हमको फॉलो करनी है, सारे लीगल कॉन्स्टेंट्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे। देन इट इज़ कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी को लोन दे रहा है, ठीक है, ये अगर बेसिकली अगर देखा जाए तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि एनबीएफसीज हो गया और हमारे बाकी के इंस्टीट्यूशंस हो गए आईएफसीआई, वो ये सोचते हैं कि हम अगर किसी को लोन दें तो इनके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल या थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा दें। तो अगर हमको किसी लेंडर ने लोन दिया तो वो हमारे ऊपर कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि आपको डिविडेंड इतने रेट का देना है या आपको डिविडेंड नहीं देना है या आपको देना है, तो हमको उनकी चीज़ें भी फॉलो करनी पड़ती हैं। तो अगेन वी हैव टू डिसाइड कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। अगेन अगर हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो हमको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। देन कम्स फाइनेंशियल प्लानिंग। First point is its objective is to ensure that enough funds are available at right time. इसका मतलब है फाइनेंशियल प्लानिंग में हम ये समझते हैं कि हमारे पास इनफ फंड्स रहें राइट टाइम पे, ठीक है, हम कभी भी पैसे की कमी ना हो, जब हमको मनी चाहिए तो हमको इजीली अवेलेबल हो जाए। Second one, it refers to the preparation of financial blueprint of the organization's future operation. Financial planning मतलब कि एक प्लान बनाना, एक ऐसी प्लानिंग करना जहाँ पर हमारे पास पूरा स्ट्रैटेजी बनी हो कि हम किस तरह से मनी का रेज करेंगे और किस तरह से उसको स्पेंड करेंगे, ठीक है। इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, मतलब एक तरीके से जिसको हम कहते हैं रफ, पूरा एक फॉर्मेट हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर हो कि फ्यूचर में हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज इट एम्स एट स्मूथ ऑपरेशन बाय फोकसिंग ऑन फंड रिक्वायरमेंट एंड देयर अवेलेबिलिटी। इसका मतलब कि फाइनेंशियल प्लानिंग एम करता है कि हम किस तरह से फंड का रिक्वायरमेंट कितना है और कहाँ से अवेलेबिलिटी उसकी अरेंज करेंगे इन द लाइट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल डिसीजन, या फाइनेंशियल डिसीजन में ये चीज़ें डिसाइड करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड, ये इंश्योर करना कि हमको फंड अवेलेबल हो जाए जब हमको उसकी नीड है। To see that the firm does not raise resources unnecessarily, ये चीज़ भी चेक करनी है कि फर्म बिल्कुल अननेसेसरी फंड को ना रेस करे। जब उसको नीड हो सिर्फ तब फंड को रेस करना चाहिए, क्योंकि फंड को रेस करने से अल्टीमेटली हमारे ऊपर लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं, क्रेडिटर्स बढ़ते हैं और हमको उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, हमारे ऊपर एक इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन बढ़ जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी शॉर्ट टर्म भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। टिपिकली 3 से 5 साल की प्लानिंग हम करते हैं। हेंस फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ प्रोसेस, मतलब कि फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम एस्टिमेट करते हैं कि कितना पैसा या कितना फंड रिक्वायर्ड है हमारे बिजनेस में, और हम उसका रिसोर्स भी डिफाइन करते हैं कि हम कहाँ से उसको रेज करेंगे। मतलब कि प्लान बनाते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि कितने कितने फंड की हमको नीड है और हम उसको कैसे कैसे रेज करेंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ से रेज कर सकते हैं। देन कम्स इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, कि क्यों ज़रूरी है भाई। पहली चीज़, इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर अंडर डिफरेंट सिचुएशन। मतलब कि हम इसमें ये सोच सकते हैं, हमको ये हेल्प मिलती है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है हमारे पास अगर अलग अलग कंडीशंस हैं तो। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये है कि हमको फ्यूचर में 20% ग्रोथ होने वाली है, ठीक है, 20% ग्रोथ होने वाली है, लेकिन ये भी हो सकता है कि 20% कहीं 10 हो जाए, मतलब कि 10% का डिक्रीमेंट, और 20% का 30 भी हो सकता है, मतलब कि प्रॉफिट। मतलब हमारी 20 है एक्सपेक्टेशन, 20 से प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है, प्लस हुआ तो 30 एंड माइनस हुआ तो 10। तो हमको इन तीनों सिचुएशन के बारे में डिसीजन अपना प्री प्लान करना पड़ेगा कि अगर 10% हो रहा है तब क्या करेंगे, 30% हो रहा है तब क्या करेंगे, या 20% होगा तब हम क्या करेंगे, ठीक है। उस हिसाब से हम 3 प्लान ज़रूर प्रिपेयर करेंगे कि कहीं अगर 20 से प्लस माइनस हो जाता है तो हम उन तीनों केसेस में क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। इसका मतलब ये है कि अगर हमको बिजनेस में एकदम से ऑल ऑफ अ सडन कोई फ़ायदा हो गया तो उसमें हम क्या करेंगे, एंड ऑल ऑफ अ सडन अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उसमें हम क्या करेंगे। क्योंकि अगर हमारे पास ऑलरेडी ब्लूप्रिंट होगा, प्लान बना होगा, तो हमको उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड ऑलरेडी हम प्लस माइनस सोच के चल रहे हैं, मतलब हम सरप्राइजेस और शॉक्स अपना सोच के चल रहे हैं, ब्लूप्रिंट उसी के हिसाब से बना रहे हैं। थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस। मतलब जितने भी बिजनेस फंक्शंस होते हैं, जैसे कि सेल्स एंड प्रोडक्शन का अपना अलग काम जो होता है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अपना अलग काम जो होता है, उन सब में आपस में कोऑर्डिनेशन करना विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग।
डिटेल प्लान ऑफ एक्शन रिड्यूसेस वेस्टेज एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। अगर हमारे पास पूरा प्लान बना हुआ है कि ये हमको पहले ये करना है, फिर हमको ये करना है, फिर हमको ये करना है, फिर हमको ये करना है, एवरीथिंग इज रिटन एंड एवरी थिंग इज अंडर द परव्यू ऑफ द कंपनी, उस केस में हम वेस्टेज कम होता है और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कम होता है, क्योंकि एवरीथिंग इज प्लान्ड। हमको बस उस प्लान को फॉलो करना है, उसमें कुछ एडिशन डिलीशन नहीं करना, सिर्फ उसको फॉलो करना है। लास्ट पॉइंट इज इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। ऑब्वियसली हम यहाँ पर बैठकर जो प्लान बना रहे हैं वो प्लान अगेन फ्यूचर के लिए तो बन रहा है, तो प्लान जब अगर सही तरह से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो वो फ्यूचर में अप्लाई हो सकता है। दैट इज़ वाई इसको बोला जा रहा है कि एक तरीके का कनेक्टिंग लिंक होता है जो कि प्रेजेंट को फ्यूचर से कनेक्ट करता है, क्योंकि प्रेजेंट में हम जो ब्लूप्रिंट बना के चल रहे हैं कि अगर हमको फ्यूचर में यहाँ पर प्लस माइनस चीज़ अगर हो सकती है तो हम क्या करेंगे, मतलब कि वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर। तो हम जब प्रेजेंट में ही फ्यूचर के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएंगे तो एक लिंक बन जाता है कि ठीक है अगर ये होगा तो हम ये करेंगे, अगर ये हो जाएगा तो हम ये कर लेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज ऑलराइट, दिस वाज द लास्ट स्लाइड। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको समझ में आया हो और आपको पसंद आया हो, सो यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। यू कैन जॉइन मी ऑन फेसबुक, इकोनॉमिक्स हब के नाम से पेज है फॉर ऑल द अपडेट्स। You can join me on Telegram. Ayushi Sharma Education is the name of the channel for all the PDFs and notes. Thank you everyone once again, and may God bless you all.